नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध, हाँ, लगता है हर दिन और उलझता जा रहा है। लगभग 3 साल होने को आए हैं और अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानों ने नई हलचल मचा दी है। हाँ, और ये बयान थोड़े अजीब से हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पुतिन तो बस कागजी शेर है, रूस हार रहा है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत देखें, रूस का कब्जा बना हुआ है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात, रूस की तरफ से परमाणु धमकियां। वो कहानी कुछ और ही कहती हैं। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसी पूरी सिचुएशन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की और रूस का क्या रिएक्शन है, लड़ाई के मैदान में क्या चल रहा है, और ये परमाणु तनाव का क्या मतलब है। एक तरह की कह सकते हैं गहन पड़ताल करेंगे। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ट्रंप का ये नया रुख उनके पहले के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। पहले तो वो कुछ और ही कह रहे थे यूक्रेन के बारे में। तो सवाल ये है कि भाई ये बदलाव क्यों? सिर्फ बयानबाजी है या कोई स्ट्रैटेजी है? स्थिति गंभीर तो है ही, युद्ध फैल सकता है, परमाणु हमले का डर है। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। तो शुरू करते हैं ट्रंप के उसी बयान से जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। पुतिन कागजी शेर हैं। उनके दावे क्या हैं? एक तो यही, पुतिन कागजी शेर। दूसरा कि रूस यूक्रेन में पूरी तरह फेल हो रहा है। उनका लॉजिक ये है कि अगर रूस सच में इतनी बड़ी सैन्य ताकत होता तो ये युद्ध हफ्तों में खत्म हो जाता, ना कि लगभग 3 साल खींचता। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका और नेटो के सपोर्ट से यूक्रेन न सिर्फ टिक सकता है बल्कि अपनी जमीन वापस भी ले सकता है। कह रहे हैं कि यूक्रेनी लोगों में जबरदस्त हिम्मत है और वो बेहतर होते जा रहे हैं। और तो और ट्रंप का मानना है कि रूस आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल में है और यूक्रेन के लिए यही सही टाइम है एक बड़ा हमला करने का। ये बातें इसलिए भी अजीब लगती है क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि यूक्रेन ने लड़कर खुद को बर्बाद कर लिया है। तो ये एकदम से 180 डिग्री का टर्न क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल। और इस बयान का महत्व कई लेवल्स पर है। पहली बात तो टाइमिंग। युद्ध एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का ऐसा बयान, ये आग में घी डालने जैसा हो सकता है। ये यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा सकता है पर रूस को उकसा भी सकता है। हो सकता है संघर्ष और भड़क जाए, शायद यूरोप तक भी फैल जाए। और दूसरी अहम बात, जैसा आपने कहा, ये उनके पिछले रुख से बिल्कुल उल्टा है। पहले वो यूक्रेन पर शक कर रहे थे, नेटो पर सवाल उठा रहे थे। अब वो यूक्रेन की जीत की बात कर रहे हैं, नेटो सपोर्ट को जरूरी बता रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये अमेरिका की घरेलू राजनीति है या दुनिया में कुछ बदल रहा है? स्रोत इस पर सीधे कुछ नहीं कहते, पर यह विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। और हाँ, सूत्रों में ये भी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसका जोरदार स्वागत किया है। वो इसे एक पॉसिबल गेम चेंजर मान रहे हैं। जाहिर है, कोई देश जो इतने लंबे समय से एक सुपर पावर से लड़ रहा हो, उसके लिए ऐसा बयान भले ही पूर्व राष्ट्रपति का हो, एक बड़ी उम्मीद की तरह है। शायद वो इसे भविष्य में अमेरिकी मदद की गारंटी की तरह देख रहे हो। हाँ, ज़ेलेंस्की का रिएक्शन तो काफी पॉजिटिव रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा भी कि अमेरिकी नेता यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रंप युद्ध के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये एक बड़ी उम्मीद है। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि ज़ेलेंस्की ने हाल में अमेरिका के विशेष दूत गीता कलैक से मुलाकात की है। इसमें हथियारों की खरीद, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात हुई है। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि ट्रंप जमीनी हकीकत समझ रहे हैं और दुनिया में कुछ ही लोग गेम चेंजर बन सकते हैं और ट्रंप उनमें से एक हैं। तो यूक्रेन में तो इस बयान के बाद काफी उत्साह दिख रहा है। ज़ेलेंस्की का उत्साह, ट्रंप के दावे, ये सब अपनी जगह है, पर मैदान में क्या हो रहा है? सूत्रों के मुताबिक करीब 4-3 महीने हो गए, 3.25 साल का युद्ध, और यूक्रेन का लगभग 27% से ज्यादा हिस्सा अब भी रूस के कब्जे में है। ये बहुत बड़ा इलाका है। ये दिखाता है कि रूस शायद उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद थी, पर उसने अपनी पकड़ छोड़ी नहीं है। रूस का एक और दावा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्रालय कहता है कि उन्होंने 41 देशों से मिले करीब $360 मिलियन के हथियार नष्ट कर दिए हैं। अगर ये सच है तो पश्चिमी मदद कितनी असरदार है, इस पर भी सवाल उठता है। $360 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और हाल की मिलिट्री एक्टिविटीज देखें तो रूस ने क्रीमिया हमले के जवाब में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस
और विदेशी लड़ाकों के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं, ऐसा उनका दावा है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क इलाके में पेरेजनी नाम का एक और गांव पर कब्जे की खबर है। ज़पोरेज़िया में भी हमले जारी हैं। तो यहाँ वही बड़ा सवाल आता है, अगर रूस वाकई कागजी शेर है जैसा ट्रम्प कह रहे हैं, तो फिर अमेरिका है। तो यहाँ वही बड़ा सवाल आता है, अगर रूस वाकई कागजी शेर है जैसा ट्रम्प कह रहे हैं, तो फिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 41 देश मिलकर भी इतने समय में यूक्रेन को निर्णायक जीत क्यों नहीं दिला पाए? हाँ, ये 27% कब्जा क्यों बना हुआ है, ये सवाल तो है। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत और राजनीतिक बयानों के बीच का फर्क दिखाता है। शायद ये बताता है कि आजकल के युद्ध कितने मुश्किल हैं, या शायद ये रूसी सेना को कम आंकने की तरफ इशारा करता है। ये वाकई में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ जीत के दावे, दूसरी तरफ इंच इंच की लड़ाई और रूस का दबदबा। अब आते हैं रूस के रिएक्शन पर, जो इस कहानी का शायद सबसे खतरनाक पहलू है। ट्रम्प के बयान के बाद रूस की तरफ से न सिर्फ कड़े शब्द आए हैं, बल्कि सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी भी दी गई है। पुतिन के काफी करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव, जो रूसी टीवी का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने तो अमेरिका को परमाणु धमकी दे डाली है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका रूस पर और प्रतिबंध लगाता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। साफ कहा, हम अपने परमाणु हथियारों से हमला करेंगे और बात खत्म। ये कोई छुपी हुई धमकी नहीं, सीधी चेतावनी है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा सीधी धमकी है। हाँ, और सोलोवियोव ये भी मानते हैं कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसलिए मॉस्को को पूरी ताकत से जवाब देना चाहिए। ये दिखाता है कि रूस में किस तरह की सोच बन रही है। और बात सिर्फ टीमी तक नहीं है। रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम, उसके प्रमुख एलेक्सी लिखाचव का बयान भी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि रूस के अस्तित्व पर भारी खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए रूस को अपना परमाणु कवच मजबूत रखना होगा। और इस कवच को उन्होंने सिर्फ ढाल नहीं, बल्कि एक तलवार भी बताया है। तलवार, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक इस्तेमाल के लिए भी तैयार मान रहे हैं। इन धमकियों को हमें दुनिया में परमाणु हथियारों के बैलेंस के साथ देखना होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के हिसाब से रूस के पास आज भी सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, करीब 4300। 4300? हाँ, अमेरिका के पास करीब 3700 है। सोचिए, दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 87% इन्हीं दो देशों के पास है। बाकी देशों में देखें तो चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, करीब 600 के साथ तीसरे नंबर पर है। फिर फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत लगभग 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया 50। तो नंबर के हिसाब से रूस आज भी टॉप पर है। ट्रम्प का कागजी शेर वाला बयान इस सच्चाई के सामने थोड़ा फीका लगता है ना? बिल्कुल, ये नंबर तो चौंकाने वाले हैं। और ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि रूस, अमेरिका, चीन, ये तीनों ही अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये एक नई खतरनाक हथियारों की दौड़ है। और इसी माहौल में पूर्वी यूरोप से एक और चिंता की खबर आई है। पोलैंड ने नेटो के आर्टिकल 4 को लागू करने की मांग की है। आर्टिकल 4? ये क्या है? आर्टिकल 4 अगर किसी नेटो सदस्य को लगता है कि उसकी सुरक्षा या अखंडता को खतरा है, तो वो बाकी सदस्यों से सलाह मशवरा मांग सकता है। ये आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा से अलग है, लेकिन फिर भी एक गंभीर कदम है। पोलैंड का कहना है कि पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस के 19 ड्रोन्स ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इसी के जवाब में पोलैंड ने न सिर्फ आर्टिकल 4 की बात की, बल्कि अपनी पूरी एयरफोर्स को अलर्ट पर डाल दिया है। ओह, तो ये तो नेटो और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा और बढ़ा देता है। बिल्कुल, सोचिए, अगर गलती से भी कोई बड़ी घटना हो जाए, स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है। तो अगर हम ये सारी चीजें जोड़ें, ट्रम्प का बयान, ज़ेलेंस्की की उम्मीद, जमीनी लड़ाई, रूस की परमाणु धमकियां, हथियारों की दौड़, नेटो रूस तनाव, तो साफ है कि हम एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक दौर में हैं। परमाणु युद्ध की बातें अब सिर्फ किताबों में नहीं रही, वो असल दुनिया की बहस बन गई हैं। और इसका नतीजा क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसमें कोई जीत नहीं सकता, सिर्फ तबाही होगी। रूस का रवैया ये दिखा रहा है कि वो यूक्रेन में अपने लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ
ट्रंप का कागजी शेर वाला बयान, दूसरी तरफ रूस की जमीनी पकड़ और परमाणु धमकियां। ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि समझ नहीं आता कि किस पर यकीन करें। कुछ स्रोत तो कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं, शायद गेम चेंजर भी। देखना होगा कि क्या होता है। जैसे ट्रंप का दावा और युद्ध की असलियत, जैसे लंबा संघर्ष, नुकसान, परमाणु खतरा, इसके बीच का गहरा फासला, ये आज के संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूचना, प्रोपेगेंडा और शब्दों के खेल की भूमिका के बारे में क्या बताता है? क्या नेताओं के बयान सिर्फ उनके समर्थकों के लिए होते हैं या उनका जमीन पर भी असर पड़ता है? और ऐसे माहौल में जहां हर तरफ से अलग अलग दावे आ रहे हों, जहां सच और झूठ धुंधला गया हो, वहां हम सच्चाई को कैसे समझें, किस पर भरोसा करें? ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, पर ये बहुत जरूरी सवाल है। फिलहाल दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध और उससे जुड़े तनाव पर बनी रहेंगी। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।